शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञात है कि हम लोग अपने चैनल पर शिक्षा शास्त्र की चर्चा करते हैं और यह भी आप जानते हैं कि शिक्षा शास्त्र एक व्यवहार निर्माण का विज्ञान है। तो जो ये व्यवहार निर्माण का विज्ञान है कैसे बना, इसको भी आप जानते हैं कि इसके लिए एक अकेला कोई विषय उत्तरदायी तो नहीं है, बल्कि इसके लिए जो दार्शनिक विधि है, जो दर्शन शास्त्र है, उसका जब शिक्षा में प्रयोग हुआ तो शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि और समाजशास्त्र को जब प्रयोग हुआ तो शिक्षा की समाजशास्त्री पृष्ठभूमि बनी। इसी प्रकार जो मनोविज्ञान में जो विषय था उसका जब प्रयोग शिक्षा में हुआ तो शिक्षा मनोविज्ञान का सृजन हुआ। और जब मापन और मूल्यांकन जैसे विषयों का, अर्थशास्त्र के विषयों का प्रयोग शिक्षा में हुआ तो शिक्षा में मापन मूल्यांकन बना। अनुसंधान का जो रिसर्च का प्रयोग हुआ अनुसंधान का, तो शिक्षा में अनुसंधान बना। तो इस तरह से बहुत शिक्षा में प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन व प्रबंधन है। शिक्षा का इतिहास, जब इतिहास का यहाँ देखा गया तो शिक्षा का इतिहास हुआ। इस तरह से बहुत सारे विषय थे, उनके व्यवहारिक पक्षों को लेकर के एक विषय नया जो जन्म लिया, उसका नाम शिक्षा शास्त्र आज जाना जाता है। तो उस शिक्षा शास्त्र के शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि में हम लोग जो दार्शनिक विचारधाराओं का अध्ययन कर रहे हैं अपने चैनल पर, उसमें आज हमारा जो इस वीडियो का अंक है उसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार जो है उनका जो सर्वोदय दर्शन था, महात्मा गांधी के सर्वोदय दर्शन की शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। आपको ज्ञात ही है कि महात्मा गांधी किसी भी प्रकार से एक विशेष वर्ग या जाति या धर्म के नहीं थे, बल्कि वे सबके थे और सबके उत्थान की बात करते थे, मानवता के उत्थान की बात करते थे। उनका जो ये शब्द है सर्वोदय, सर्व का उदय, यानी सबका उदय हो, सबका जागरण हो, सबका उत्थान हो, सबका विकास हो। तो उनकी विचारधारा जो थी वो सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की थी। तो उसके अनुसार जो शिक्षण विधियां हैं क्या हो सकती हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंक में हम देखेंगे कि जो गांधी जी के अनुसार जो सर्वोदय दर्शन उनका था, उनके अनुसार जो शिक्षण विधियां हैं, उन शिक्षण विधियों में किस प्रकार से सर्वोदय की बात की गई है। निश्चित रूप से राष्ट्रपिता भारत रत्न महात्मा गांधी एक व्यवहारिक सत्य के प्रयोग, जो उनकी पुस्तक लिखी गई, वह उनके व्यवहार के जो कर्तव्य निष्ठता के प्रति जो उनका ईमानदारी, जो सत्यनिष्ठता थी, उसको उसमें बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने आत्मसात किया था। और महात्मा गांधी का जो भी बिंदु है, जिस पर भी उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है, निश्चित रूप से वह स्वीकार करने योग्य है, विचारणीय है, अनुपालन करने योग्य है। तो एक जब बहुत व्यापक प्रत्यय हो जाता है तो कुछ कमियां भी उसमें हो सकती हैं, लेकिन प्रत्यय उनका निश्चित रूप से एक व्यापक था। तो उस प्रत्यय में जो शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो गांधी जी शिक्षण विधियों के संदर्भ में भी वही बात, सर्वोदय की ही बात करते हैं। और इसीलिए एक आपको प्रश्न मिल सकता है परीक्षाओं में कि जिस गांधी जी ने किस विधि का किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था, तो वह जो गांधी जी की शिक्षण की विधि थी वह शिक्षण की समन्वय विधि का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। तो समन्वय विधि, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है, यह इंटीग्रेशन का मेथड क्या है, कैसे है, इसको आप आगे समझेंगे। ये समन्वय विधि आपको शब्द से ही समझ में आता है कि ये कई विधियों को मिलाने की बात करता है कि जहाँ जैसी आवश्यकता हो उस विधि का उपयोग कर लिया जाए। ये एक उदाहरण से यहाँ मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से समन्वय विधि का प्रतिपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, उसका क्या लक्ष्य है, उसका क्या उपयोग है। इस विधि के अनेक आयाम हैं। इस विधि के जो इनकी समन्वय विधि है उसके कई आयाम हैं। देखिए, इस समन्वय का तात्पर्य तो आप जानते हैं। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो समन्वय का मतलब क्या है? समन्वय का मतलब है कि सबके साथ मिलाकर चलना, एकजुटता, एक साथ जहाँ जैसी ज़रूरत हो। तो ये समन्वय विधि जो है, इस उदाहरण से आपको समझ में आएगी। कहिए पहले उदाहरण समझा दें तब आगे चलते हैं। तो अभी नहीं है भाई, आप पहले इसको थोड़े थोड़े बिंदुओं को समझ लेते हैं तो इसके जो विभिन्न आयाम हैं इनको समझने के बाद हमको यह उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आएगा।
तो जो सर्वोदय द्वारा जो विवेचित समन्वय विधि था, ये समन्वय विधि क्या है? सर्वोदय जानते हैं, सर्वोदय के अनुसार जो जीवन है, सर्वोदय के अनुसार जो सर्व उदय, सबके उदय की जब बात होती है उसमें इस जीवन को अखंड माना जाता है, यानी इसका कोई खंड नहीं किया जा सकता है। तो इसका कोई खंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो हमारी अपनी सुविधा के लिए ज्ञान की जो शाखाएं हैं, उनको ज्ञान की शाखाओं को विभक्त किया गया है, और शाखाओं में विभक्त जो अनुशासनात्मक ज्ञान है वो बाल्यावस्था के लिए उपयोगी नहीं होता है। आरंभ में बालक ज्ञान की एक इकाई के रूप में ग्रहण करता है, लेकिन समन्वय विधि का आधार जो है ज्ञान की जो अखंडता का सिद्धांत है उसे स्वीकार करता है। पाठ्यक्रम व्यक्तित्व के संतुलित विकास का साधन होता है। व्यक्तित्व के तीनों पक्षों का मतलब आप समझ रहे हैं ना, तीनों पक्षों का मतलब हेड, हार्ट, हैंड। हेड का मतलब मस्तिष्क से है, हैंड का मतलब क्रिया से है, हार्ट का मतलब भाव से है। यानी जो विकास के तीनों पक्ष हैं, संज्ञान, बोध और क्रिया। जो संज्ञान है, जो बोध है और जो क्रिया है, संज्ञान, बोध, क्रिया, ये तीनों जो पक्ष हैं, इन तीनों पक्षों का जो संतुलित विकास होना चाहिए, ये तीनों पक्ष जो है अखंडता में ही निर्भर करते हैं, कि आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। अगर इसको आप अलग अलग देखना चाहें तो यह संभव नहीं है। इसको आप इसमें विभेद नहीं कर सकते हैं, इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गांधी जी अखंडता की बात करते हैं। ये इसमें अखंडता है, इसमें एक एकत्व है, तीनों में एकत्व है। जो तीनों बातें हैं, भाव की, मस्तिष्क की और क्रिया की, वे तीनों एक हैं। तो व्यक्तित्व को जो तीनों पक्ष हैं, ज्ञान, भावना तथा कर्म, इस अखंडता में अंतर्निहित है। जब किसी एक पक्ष पर अति आग्रह किया जाए तो दूसरा पक्ष उपेक्षित हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि जैसे हेड पर अगर मतलब ज़्यादा फोर्स दिया जाए मस्तिष्क के विकास को, जैसे आधुनिक शिक्षा का सबसे बड़ा दोष है कि आधुनिक शिक्षा किस पर जोर दे रही है? आधुनिक शिक्षा अधिकतम पर जोर जो है वह मस्तिष्क पर दे रही है, और जब मस्तिष्क पर जोर देगी तो निश्चित रूप से जो उसके भावात्मक पक्ष हैं, उसके जो क्रियात्मक पक्ष हैं, उन पक्षों की उपेक्षा हो जाएगी। जब उन पक्षों की उपेक्षा होगी तो क्या होगा? उसका परिणाम रचनात्मक होगा? नहीं, उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ विध्वंसात्मक होगा। मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे बहुत सारे आतंकवादी पैदा होते हैं तो उनके पास या तो मस्तिष्क, या तो भाव, या तो क्रिया, तीन में से एक पक्ष सक्रिय हो जाता है, दो उपेक्षित हो जाते हैं। और जब तीनों संतुलन में नहीं रहेंगे तो व्यक्तित्व का जो विकास होगा वह असंतुलित होगा, और असंतुलित व्यक्तित्व का विकास असंतुलित व्यक्ति का निर्माण करेगा, और वह समाज में असंतुलन का ही कारण हो सकता है। किसी प्रकार से समाज में संतुलन या योगदान नहीं दे सकता। जैसे आज के आतंकवादी हैं, भले वो अपनी विचारधारा को सिद्ध करने के लिए कुछ बोलते हों, जैसे ओसामा बिन लादेन जैसा आतंकवादी, या फिर अभी बगदादी जैसा आतंकवादी, इस तरह के जो आतंकवादी पैदा होते हैं वे मानवता के दुश्मन कैसे हो जाते हैं? उनका एक ही कारण है कि हेड, हार्ट, हैंड, ये मतलब जो संज्ञान है, जो बोध है, जो अबोध है, जो मस्तिष्क है, जो हृदय है और जो क्रिया है, इन तीनों में संतुलन का विकास नहीं हो पाता। और जब तीनों में संतुलन का विकास नहीं हो पाता, तीनों में एक कोई हावी हो जाता है दोनों पे, तो एक जब हावी हो जाता है तो निश्चित रूप से उसमें विकृतियां आनी ही हैं। इसीलिए गांधी जी जो है इसकी अखंडता की बात करते थे। इसीलिए गांधी बाबा जो है समन्वय की बात करते हैं कि जो समन्वय किया जाए, और ये समन्वय ही है जो हेड, हार्ट, हैंड तीनों में समन्वय करता है। संज्ञान में, बोध में और क्रिया में यदि समन्वय हो जाता है तो तीनों में समन्वय के परिणाम क्या होते हैं? तीनों में समन्वय का परिणाम यह होता है कि जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो बहुत ही संतुलित होता है, और जब व्यक्तित्व का संतुलित विकास होगा तो शिक्षा का लक्ष्य पूरा होगा। इसीलिए महात्मा गांधी जो शिक्षण विधि का प्रतिपादन बात करते हैं तो उसमें वो एक विधि की बात करते हैं कि समन्वय विधि में जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, वही जो टीचिंग की मेथड है, उसके अलावा किसी विधि का वो कुछ उल्लेख नहीं करना चाहते। उसके साथ सहयोग के रूप में कोई भी विधि प्रयोग हो जाए वो चलेगा, लेकिन जो मेन उसका मेथड है
टीचिंग का, वह जो है इंटीग्रेशन मेथड ही होगा। तो इस समन्वय विधि के अनेक आयाम हैं। इसमें जो अनेक आयाम निम्न है, तो उनमें देखिए उद्योग के साथ अन्य विषयों का समन्वय। जो पहला समन्वय कहते हैं, उद्योग के साथ ज्ञानात्मक विषयों का समन्वय हो। तो जीवन की जो एक प्रमुख विचारधारा है, जो जीवन की एक प्रमुख क्रिया क्या है, उद्योग है। उद्योग को आप जानते हैं कि उद्योग के द्वारा हमारे जीवन की जो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं वो उद्योग से पूरी होती हैं। तो जो पहला पहला समन्वय का आयाम है वो उद्योग के साथ अन्य विषयों का समन्वय होना चाहिए। कोई उद्योग कर रहे हैं, अब जैसे साबुन बनाने की फैक्ट्री डाले हैं, तो साबुन बनाने की फैक्ट्री में बालक को समन्वय विधि के द्वारा सिखाया जा सकता है कि एक साबुन बनाने में कौन से रसायन कितनी मात्रा में लगते हैं और कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में लगता है, उसका ज्ञान होगा, रसायन शास्त्र हो जाएगा। और कहाँ से वह सामान आया, कितनी दूर से आया, किस दिशा से आया, इससे वहाँ उसको भूगोल का ज्ञान कराइए। और उसका जो वेट कितना है, कितना वजन, कितना ग्राम लगा, कितना किलोग्राम, कितना कुंतल लगा, इससे उसको गणित और भौतिक विज्ञान का समन्वय होगा। तो कितना उसका बंटवारा हुआ, कहाँ कहाँ उसका पहुँचाया गया, वो उसके द्वारा आप उसको विनिमय यानी व्यापार की शिक्षा दे सकते हैं। तो इसी प्रकार उसके जितने पक्ष हैं, सभी पक्ष समाजशास्त्र की भी उसके अंदर ले सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट को कितने लोगों ने उपयोग किया, को किसने नहीं किया। तो ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पहला जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन प्रयोग होता है, वो पहला मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का जो एस्पेक्ट है, आयाम है, वह है उद्योग के साथ अन्य विषयों का समन्वय। उसके बाद दूसरा क्या है कि प्राकृतिक वातावरण के साथ समन्वय। जो प्राकृतिक वातावरण है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट आपको मिला है, उस प्राकृतिक वातावरण के साथ समन्वय। इसके अंतर्गत विद्यार्थी के संदर्भ में बात हो रही है, तो विद्यालय के जो प्राकृतिक परिवेश तथा जो वहाँ समय का परिवर्तन हो रहा है, जो प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा है, उनको केंद्र में मान करके विभिन्न विषयों को उसके साथ जोड़ा जाए। और जैसे एक उदाहरण आपको मैंने यहाँ दिया है, इसमें देखिए जैसे गेहूं की बुआई की जा रही है, तो गेहूं की बुआई को आप इंटीग्रेशन मेथड से कैसे पढ़ा सकते हैं, इसके संदर्भ में महात्मा गांधी का यह विचार पूरी तरह से आत्मसात करने योग्य है। यदि वास्तव में उनकी जो मूल विचारधारा थी उसका उपयोग, उसका जो है अनुप्रयोग भारतवर्ष ने किया होता, तो मेरे सपनों का भारत जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था वह आज पूरा हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का कि भारत अब तक भटक रहा है। मेरे सपनों का भारत उनका वो पुस्तकों में ही रह गया है। मैंने तो स्वयं उनकी माई एटोग्राफी आर एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को पढ़ा है, और मैं खुद उनके जो मेरे सपनों का भारत, गांधी की मैं 10-15 किताबें पढ़ चुका हूँ। उसमें मैंने देखा है कि वास्तव में गांधी एक महात्मा थे। ऐसे ही उनको महात्मा नहीं कहा जाता, लेकिन जो राजनीतिक स्थितियां आई उस पर मैं नहीं कुछ कहूँगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा शास्त्र का विषय है। जब मौका आएगा तो आपको बताऊँगा, उस पर छोड़िए, जाने दीजिए। यहाँ आप समझिए कि जो उद्योगों के साथ समन्वय के बाद जो प्राकृतिक वातावरण के साथ समन्वय है, उसका एक उदाहरण आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि जैसे क्रिया एक की गई। गांधी बाबा कहते थे कि जो भी चीज़ें हों जीवन में, उनको जो है ना, उसको दैनिक जीवन के साथ जोड़िए और उसके समन्वय के सिद्धांत को वहाँ लागू करिए। जैसे एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है गांधी जी की एक जो समन्वय विधि है, उसका उदाहरण यहाँ है कि गेहूं की बुआई में समन्वय विधि कैसे आती है समझ में। तो इसमें देखिए गेहूं की बुआई में, ये गेहूं की बुआई का कि यहाँ देखिए आपको बीच में लिखा गया गेहूं की बुआई हो रही है। तो बुआई के समय क्या क्या बुआई से वहाँ सीख मिलती है बालक को। पहला कौशल विकसित होता है जमीन जोतने का, कि जमीन जो है मिट्टी कितनी जुताई की जाए, उसकी कितनी नमी हो, कि उसकी स्थिति क्या हो कि उसमें अंकुरण हो सके, तो ये कौशल विकसित होता है। दूसरा बुआई करने का कौशल विकसित होता है कि बुआई कितनी कितनी दूरी पे की जाए, कि बुआई के परिणाम स्वरूप जो उसकी
फसल है वह अच्छी हो सके, तो दूसरा कौशल उसको प्राप्त होता है। उसके बाद जो तीसरा कौशल है आपके सामने वह है क्यारियाँ बनाना। तो क्यारियाँ बनाना बच्चा क्या करता है, आप जो बड़े मतलब जब कृषि विज्ञान की कक्षाएं चलती थी हम लोगों के ज़माने में, तो हम लोगों को एक एक क्यारियाँ मिलती थी कि इसमें तुम गेहूँ बोओगे, तुम इसमें कुछ करोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो क्यारियाँ बनाना भी एक अजीब अनुभव देता था। हम भले ही खेतों में काम करके पिता के साथ, माता के साथ अपने देखते थे कि काम हो रहा है, जाते थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो प्रत्यक्ष अनुभव मिलता था उससे जो कौशल का विकास होता है वो तो केवल कहने की बात है। देखिए, जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष होता है उसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो गांधी जी का ये कौशलों का जो प्राप्तिकरण होता है जमीन की संदर्भ में, बुआई के संदर्भ में, क्यारियों बनाने के संदर्भ में, तो ये कौशल आपके हुए। उसके बाद ज्ञानात्मक विषय कौन कौन से मिले गेहूं की बुआई में, उसमें देखिए सामान्य जीवन से यहाँ मिला कि एक दलीय द्विदलीय बीज, गेहूं की बुआई हुई तो एक दलीय बीज है, अरहर की बुआई होती तो द्विदलीय बीज हो जाता है। ये आपको जीव विज्ञान के विषय मिल गए। गेहूं के प्रकार मिल गए, ये गेहूं के प्रकार मिल गए कि कौन कौन सी गेहूं की फसल कितने दिनों में तैयार होते हैं, और गेहूं की जो फसल तैयार हो रही है उस गेहूं को फसल में कितने प्रकार की गेहूं की प्रजातियां हैं, उनमें जो अच्छी प्रजातियां हैं उनके बारे में आप जानते ही हैं। उनको जानेंगे जब बोएंगे तब जानेंगे, ऐसे नहीं जानते हैं। उसके बाद जो गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, कि किस मिट्टी में गेहूं अधिक पैदावार आती है, दोमट में होगी कि चिकनी काली मिट्टी में होगी कि बलुआरा में होगी, तो कहाँ होगी, इसकी जो फसल आप पैदा करेंगे तो उस समय आपको ज्ञात होगा कि जो गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, उसको आप जानेंगे। जैसे अगर आपने जान लिया कि गेहूं की मिट्टी के लिए, गेहूं की अच्छी उपज के लिए मिट्टी अच्छी है, तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं होते हैं, इसका मतलब वहाँ वही मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद आपको गेहूं के लिए जो आवश्यक 7 तत्व हैं उनके बारे में जान जाएंगे, कि जो गेहूं के लिए आवश्यक खाद्य तत्व 7 तत्व हैं उनको बारे में जान जाएंगे। इसका सामाजिक ज्ञान के संदर्भ में देखिए तो गेहूं के लिए कौन सी जलवायु है, ये भारतवर्ष में गेहूं की खेती कहाँ कहाँ होती है, इसके बारे में जानेंगे। अब भाषा के संदर्भ में ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, ये समय ज्ञानात्मक विषय है। गेहूं की खेती से संबंधित आप साहित्य का वाचन करेंगे और उसमें नोट्स बन लेंगे। कक्षा में अध्यापक का व्याख्यान सुनेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि ये फसल इतने दिन में होती है तो इसकी पैदावार इतनी होती है, इससे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है, ये क्या है, वो क्या है, अभी रोग लग गया तो क्या होता है, आप प्रश्न पूछेंगे। तो इस तरह से आपको भाषा का ज्ञान होगा। गणित के द्वारा आप खेत का क्षेत्रफल जानेंगे कि कितने बीघे का जो हेक्टेयर होता है, या प्रति बीघा जो गेहूं का बीज आवश्यक बीज है वो कितना लगता है। तो ये कार्य और गीत के प्रश्न इसमें आ जाएंगे। इसी का जो भावना का विकास होगा, खेल की सुषमा इसमें विकसित हो जाएगी, जो खेल की सुषमा इसमें विकसित होगी। जो मिट्टी की गरिमा आपको प्राप्त होगी कि मिट्टी कौन सी बढ़िया है गेहूं के लिए, कौन सी धान के लिए, गेहूं का उदाहरण तो गेहूं वाली जान जाएंगे। और उक्त विषयों पर चित्रगाना और चित्रांकन, गीत, कविताएं आप लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो गांधी जी की संकल्पना थी वास्तव में एक बहुत ही बृहद संकल्पना थी, और उसको आज तक लागू नहीं किया गया, केवल ढोंग किया गया है। कि उसको लागू करने का ढोंग किया गया है, दिखाया गया है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया और गांधी को आगे करके कुर्सी हासिल की गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। गांधी जैसा महान दार्शनिक, गांधी जैसा त्यागी पुरुष बहुत समयों के पश्चात कहीं पैदा होते हैं, लेकिन गांधी को यहाँ एक यंत्र के रूप में उपयोग किया गया। फिर भी जो उनके विचार हैं उनको तो सुनना ही पड़ेगा, आपको देखना ही पड़ेगा। गांधी एक आदर्श पुरुष थे, एक अनुकरणीय पुरुष थे। तो इनकी यह बात आप समझिए कि गेहूं की बुआई में आप कितनी चीज़ें सिखा सकते हैं। ये समन्वय विधि का ही परिणाम है कि उसमें कौशल मिल सकता है, उसमें ज्ञानात्मक विषयों का ज्ञान मिल सकता है, और उसमें भावनाएं जो विकसित हो सकती हैं। तो इस तरह से गांधी जी इस समन्वय विधि को ही सबसे अधिक महत्व देते थे, और उन्होंने केवल एक ही विधि की बात की थी, समन्वय विधि, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की। और इसी इंटीग्रेशन
मेथड के द्वारा जो है ज्ञान को प्रसारित किया जा सकता था। तीनों भागों को व्यक्तित्व के, जो उसके व्यक्तित्व के तीन भाग हैं, हेड, हार्ट एंड हैंड, माने संज्ञान, बोध और क्रिया, तीनों का विकास हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे दार्शनिकों ने, बहुत सारे विद्वानों ने गांधी के साहित्यों का अध्ययन किया और उनके साहित्यों से जो विधियों का जो निष्कर्ष निकाला है, उसमें जो कुछ विधियां हैं आपके सामने प्रस्तुत हैं, उन विधियों पर भी जरा सा चर्चा कर लेना अनिवार्य है, क्योंकि समन्वय विधि तो गांधी जी ने प्रतिपादित की थी, लेकिन गांधी जी अन्य विधियों की भी जरूरत पड़ने पर अनुप्रयोग करने की बात करते थे। तो उसमें आपके सामने जो विधि है वह सबसे पहली विधि कौन सी है? सबसे पहली विधि कार्य विधि है। कार्य विधि का मतलब क्या है? ये कार्य विधि का मतलब है कि गांधी जी कहते थे, गांधी जी अपनी शिक्षण पद्धति में कार्य द्वारा करके सीखना जो है ये कार्य विधि के अंतर्गत आता है। कि जब आप कोई कार्य करें और उसका प्रत्यक्ष अनुभव लें, तो कार्य करने के बाद आपको कोई बताए कि भाई देखिए नमक खाओ या नमक में बिना नमक के भोजन करो, तो बिना नमक के भोजन करना ये एक अलग अनुभव है। जो जब तक बिना नमक के भोजन आप नहीं करेंगे तब तक आपको कार्य विधि से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो गांधी जी कार्य विधि पर जोर देते थे, अनुकरण विधि भी जोर देते थे। अनुकरण विधि की बात यह का मतलब है कि गांधी जी ने कहा कि बच्चे, आप जानते हैं कि गांधी जी बहुत विद्वान थे, वो कहते थे कि बच्चे जो है अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं, इसलिए माता पिता अध्यापकों को बालकों के सम्मुख जो है इस प्रकार के आदर्श उपस्थित करना चाहिए जिससे वे जो उसे आसानी से सीख लें। यदि बालकों को अपने दैनिक जीवन में कोई कार्य सिखाया जाएगा तो वे इसे आसानी से ग्रहण कर लेंगे। तो ये जो है आपकी अनुकरण विधि हो गई। उसके बाद जो अगली विधि थी, अगली विधि का नाम जो है वह थी मौखिक विधि। मौखिक विधि का मतलब है गांधी जी कहते थे कि जो मौखिक विधि है ये तो बहुत पुरानी विधि है। यहाँ मौखिक विधि का तात्पर्य क्या है? मौखिक विधि का मतलब जो श्रुति आधारित शिक्षण था, ये तो वेद पुराणों पर आधारित के समय से ही चली आ रही विधि है। श्रुति आधारित शिक्षण जो है ये तो वेदों के ज़माने से चल रहा है। आप जानते हैं कि जो इतिहास रहा है उसमें क्या था कि श्रुति आधारित शिक्षा, जो पूरी व्यवस्था चलती थी कि सुन करके ही एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती थी। तो मौखिक विधि की बात करते हैं, जैसे मौखिक विधि के अंदर आप प्रश्नोत्तर विधि, तर्क विधि, व्याकरण विधि और जो कहानी विधि है, कथा कहानी विधि है, इन सबको इसके अंदर रख सकते हैं। गांधी जी के मतलब हस्त कौशल की शिक्षा मौखिक विधि, इसमें हस्त के कौशल की शिक्षा में मौखिक विधि को बहुत महत्व देते थे। और लेकिन भाषा, इतिहास और गणित आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मौखिक विधि का महत्व प्रदान करते थे। और इसको जो है हस्त कौशल में महत्व नहीं देते थे, लेकिन भाषा जो हो गया, इतिहास, गणित आदि जो हो गए, उनमें मौखिक विधि का बहुत प्रयोग। जैसे पहाड़ा हो गया, तो आप बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपसे भी जो सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। तो पहाड़े का मतलब आप पहाड़ा रट्टा मारें, वो मौखिक विधि के कारण आपके मस्तिष्क में एक स्थान बना चुका है, उसका वास्तविक अर्थ शायद आज भी कम समझते हैं। तो मौखिक विधि का मतलब हुआ कि जो रटा गया है। सहयोग विधि से तात्पर्य ये था गांधी जी का कि जैसे हस्त कौशल हो गया और इस तरह के जो कौशलों का विकास सिखाया गया था, वह हस्त कौशल हों चाहे और कौशल हों, इन कौशलों के विकास के लिए जो था वो सहयोग विधि का उपयोग किया जाता था। जैसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलने वाले व्यवसाय थे, चाहे वो लोहार का व्यवसाय हो, कुम्हार का व्यवसाय हो या फिर और कोई व्यवसाय रहा हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे, तो ये सहयोग के कारण ही आगे बढ़ते थे। संगीत विधि को गांधी जी बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। ये समन्वय विधि तो आप जान ही चुके हैं। संगीत विधि के संदर्भ में भी गांधी जी ने कहा था कि जो संगीत है वह एक ढंग से आपकी भावनाओं को खोल देता है।
आपकी भावनाओं को प्रस्फुटित कर देता है। तो संगीत विधि भी जो है नैतिक और धार्मिक जो शिक्षाएं हैं, जैसे भजन हो गया, गांधी जी के जो आश्रम में आश्रम भजनावली चलती थी, उसमें इसीलिए आश्रम भजनावली चलाते थे कि संगीत की जो शिक्षा होगी उसके साथ साथ यहाँ भावनाओं का भी उत्थान होगा, यहाँ भावनाएं भी आगे बढ़ेंगी। और अगली विधि थी श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण करना, मनन करना और उसका अनुपालन करना, ये उपनिषद की विधि थी। तो इस तरह से श्रवण मनन और निधिध्यासन भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, उपनिषद की विधि है। गांधी जी के द्वारा जो बताई गई शिक्षण विधियां हैं उसमें मुख्य और एकमात्र विधि है समन्वय विधि। और समन्वय विधि के ये सब तो उसके उपभाग है, इनका जहाँ जैसे आवश्यकता पड़ा आप यही सब कुछ का उपयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण दूसरा ले लें यहाँ, जैसे कोई और एक उदाहरण लिया जा सकता है कि मान लीजिए आपने घर में, आपके घर में कोई कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, आपके घर में कोई खुशियां हैं, खुशियों का अवसर चल रहा है। उस खुशियों के अवसर में भी आप देखें तो आप उस ढंग से कर सकते हैं कि बच्चों को इंटीग्रेशन मेथड से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। इंटीग्रेशन मेथड से आप उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके एक उदाहरण से देखा जाए तो फिर मैं इन सब विधियों को एक सूत्र में बांधूंगा आपके समक्ष। मान लीजिए आपके यहाँ जो है आपके घर में कोई एक बालक पैदा हुआ है, बहुत दिनों बाद एक लड़का पैदा हुआ है, तो लड़की पैदा हुई, कोई पैदा हुआ है तो जो जिसकी कमी थी वो पैदा हुआ है, तो वो पैदा हुआ तो उसकी खुशी हुई। अगर उस खुशी को आप चाहें तो इंटीग्रेशन मेथड से जो आप बच्चे छोटे छोटे हैं उनको सिखा सकते हैं। कैसे? जैसे आपके यहाँ कार्यविधि जो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग रुक रहे हैं, नाश्ता पानी जो उनका जो क्या कहते हैं कि आव भगत में जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं बालकों से ही करवाते हैं आप। तो बालकों से करवाने से कार्य विधि में वो बालक उसको स्वयं अनुभव करता है। अनुकरण विधि, आप जिसका जो है सम्मान करते हैं, नमस्ते प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, बालक स्वयं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है बल्कि वैसा ही करता है, तो वो अनुकरण को सीखता है। और उसके बाद मौखिक विधि के द्वारा वहाँ जो चीज़ें मौखिक रूप से कहेंगे उसको ले लेता है। सहयोग के द्वारा एक दूसरे का सहयोग करना सीख जाता है। और संगीत, जब वो संगीत की जो कार्यशाला आयोजित होगी जिसमें लोकगीत या फिर जो भी गीत हो, चाहे जो भी आप चलवाते हो वो चलेगा, तो वहाँ भी वो कुछ करेगा ना, उसको भी उसमें सीख मिलेगी। और श्रवण मनन और निधिध्यासन की विधि का भी वही अनुप्रयोग करेगा, सुनेगा, मनन करेगा और उसको अपने जीवन में उपयोग में लाएगा। तो ये श्रवण मनन और निधिध्यासन जो है ये उपनिषद की शिक्षा विधि है। लेकिन जो गांधी जी ने कहा कि देखिए भाई, मेरे लिए जो शिक्षण की एकमात्र विधि है वह क्या है? वह है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, वह समन्वय की विधि है। और उसी समन्वय विधि के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उसमें अन्य सहायक विधियाँ हो सकती हैं। तो मेरे प्रिय शिक्षा के जिज्ञासुओं, हमने आज महात्मा गांधी के जो सर्वोदय दर्शन की शिक्षण विधियाँ था उनको इस वीडियो के अंत में समझा। आपको जो बातें न समझ में आए या जो भी प्रश्न हो आपके सामने, आपका स्वागत है। चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।